Amaya on the. हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, ठीक है। हम कल तक जहाँ पढ़े थे, अब आज उसके आगे हम पढ़ते हैं। तो कल ये सब मैंने बताया था, जैसे मार्केट में डिस्काउंट होता है, मार्केट का जो प्राइस है वो ट्रेंड के संग में ही बढ़ता है, और एक विजुअलाइजेशन होता है जिससे हम चार्ट देखते हैं, तो वो क्या एक पिक्चर जैसा ही है, एक पिक्चर जैसा है जो हमारा दिमाग समझता है। तो हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा रिपीट करती है मार्केट में, इसीलिए हम प्रेडिक्ट कर पाते, वरना हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं पाते। तो उसके आगे से जो चीजें हैं कि हाउ टू अप्रोच टीए, मतलब टीए को कैसे अप्रोच करें, वो यहाँ पे सबसे पहले हो जाता है ट्रेड्स, फिर उसके बाद से रिटर्न पर ट्रेड्स, पीरियड है और क्या रिस्क है। तो सबसे पहले टीए इज द बेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। डू नॉट यूज टीए आइडेंटिफाई टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, टेक्निकल का यूज हमेशा ना शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म इन द मीन्स कि 1 साल से कम के टाइम के लिए, वो हमेशा हम टीए का यूज करते हैं, जो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ प्राइस के एनालिसिस करते हैं, ना कि हम कोई कंपनी के एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए टीए को सबसे बेस्ट एनालिसिस माना जाता है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकल बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस, इफ यू आर अ फंडामेंटल एनालिसिस, यूज टीए टू कैलिब्रेट एंट्री और एग्जिट पॉइंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो लॉन्ग टर्म के प्लेयर है, जिनकी होल्डिंग 1 साल से ज्यादा की है, वो लोग टीए का यूज नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ कितना, सिर्फ एंट्री करने के लिए, कहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ पे मुझे एग्जिट करना चाहिए, बस उसके लिए करते। और ज्यादातर उनकी एनालिसिस पूरी की पूरी फंडामेंटली रहती है, यानी कंपनी का बिहेवियर, कंपनी की नॉलेज, सब कुछ वो फंडामेंटली रिसर्च करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेड। लेकिन एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्कैल्पिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेड हो, चाहे वो 1 साल के अंदर का उसकी डिलीवरी ट्रेड हो, तो जो भी है वो सब और सब टीए अप्रोच करती है। तो ट्रेड उनका उस टाइप से होता है, रिटर्न पर ट्रेड, जिसको आरओआई बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मींस, फॉर एग्जांपल कि एक शेयर है, 1 महीने में मुझे 10% रिटर्न दिया, और एक शेयर जो है वो मुझे 2 महीने में 10% रिटर्न दिया, तो आरओआई किसकी ज्यादा अच्छी हुई? जाहिर सी बात है, जिसने मुझे 1 महीने में 10% का रिटर्न दिया। So TA based trade are usually short term in nature. Do not expect huge return within a short duration of time. मतलब हम टीए अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमें छोटे ही फायदे के लिए 5%, 10%, 15%, उसके लिए ही सोचना चाहिए। हमको कोई बहुत बड़ा ह्यूज नहीं आएगा। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, बड़ा हो गया, प्रॉफिट मुझे हो गया, क्योंकि कंपनी का शेयर वैसा चला, शॉर्ट ऑफ टाइम मुझे मिल गया, सर मुझे पैसा मिल गया। लेकिन टीए का जो अप्रोच हुआ, मतलब टेक्निकल का जो अप्रोच हुआ कि मैं 7%, 8% स्विंग के अंदर में जा रहा हूँ, या इंटरडे में काम कर रहा हूँ, 1%, 2% क्या कहते हैं, वहां पे मुझे बन गया। तो टीए का जो यूज हुआ वो ट्रेड के लिए, एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, मतलब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म टाइम के लिए क्या हुआ, ये बहुत जरूरी है। The trick with being successful with the TA, the trick with being successful with the TA to identify frequent short-term trading opportunities which can give you a small but consistent profit। यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो टेक्निकल का यूज करते हैं, एक शॉर्ट टर्म के अंदर में मैंने
ठीक है बहुत सारे ट्रेड किया और ज्यादातर ट्रेड के अंदर मैंने प्रॉफिट कमाया। देखो एक ट्रेड लिया, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया, उसकी मेरी 13 महीने की होल्डिंग है, पर उसमें मैंने कमाया 100%, मतलब वो स्टॉक डबल हो गया। और टेक्निकल की हेल्प से मैंने 1 साल के अंदर में 10 ट्रेड किए जिसमें मेरे को 10% का रिटर्न आ गया। तो बात वही पड़ी कि अगर मैं टेक्निकल यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कंसिस्टेंटली उसके अंदर में प्रॉफिट आ रहा है। तो यही अप्रोच होगा तुम्हारा कहीं ना कहीं टेक्निकल के लिए। होल्डिंग पीरियड trade based on technical analysis can last anywhere between few minutes, few weeks, usually not beyond that. तो जो ट्रेडिंग है वो मेरी जनरली कुछ मिनटों के लिए, चाहे मैं इंट्राडे प्लेयर हूँ, और इन केस में अगर स्विंग ट्रेडर हूँ तो मेरा कुछ हफ्तों के लिए। इससे ज्यादा मेरा क्या कहते हैं कोई उसके अंदर में होल्डिंग नहीं होती, क्योंकि टेक्निकल के अंदर में आप एक शॉर्ट टर्म पैन के अंदर में आप ट्रेडिंग कर रहे हो। बड़ी ट्रेडिंग के लिए आप जा रहे हो सीधा फंडामेंटली, वहां पे सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए टेक्निकल यूज कर रहे हो, वरना उसके अलावा और कुछ यूज नहीं कर रहे हो। क्या वॉल्यूम है, क्या इंडिकेटर है, ये सब कुछ नहीं यूज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कहाँ एंट्री कहाँ एग्जिट वो यूज करो। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर में मैं चार्ट को इंडिकेटर, वॉल्यूम और अलग अलग तरीके के जो टूल्स है वो यूज करके वहां पे बेस्ट ट्रेड निकाल के मैं वहां पे ट्रेड बना रहा हूँ। रिस्क ये जरूर है, ये तो रहेगा ही रहेगा कि ये बेस शॉर्ट trade are short term. In case trade goes against your analysis, do the remember cut the losses. ये सिंपल सी चीज है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए कि मैं टेक्निकल के हेल्प से अगर वो एक ट्रेड निकाल रहा हूँ, तो अगर ट्रेड क्या कहते हैं मेरे अगेंस्ट में गया, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक शेयर लिया या कोई भी एक पोजीशन बनाई और वो पोजीशन मेरी जो है वो मेरे रिसर्च के हिसाब से वैसी नहीं गई, हो सकता है वो नीचे चली गई हो, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट होना चाहिए कि मैं उसमें लेके बैठा नहीं हूँ, मेरा वो स्टॉप लॉस के पास में है और मैंने पोजीशन काट दी। तो ये टेक्निकल के अंदर में होगा कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो ऐसा ही होगा, वो फिर क्या कहते हैं लॉस कैरी करते हो। देखो टेक्निकल के अंदर में कुछ स्ट्रेंथ है तो कुछ इसकी वीकनेस भी है, लेकिन वीकनेस इतनी ज्यादा नहीं है, वीकनेस कम है लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा है। नॉट जस्ट स्टॉक, देखो टेक्निकल की हेल्प से सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, चाहे दुनिया का कोई भी मार्केट हो, कोई भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट हो, वो हम टेक्निकल की मदद से चाहे तो उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक बार टेक्निकल पढ़ लिया ना, एक बार टेक्निकल अच्छे समझ में आ गया, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ इक्विटी या एफ में ही मैं काम कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कमोडिटीज के अंदर में भी काम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो करेंसी के अंदर में भी काम कर सकता हूँ, जो कि अलाउ है हम लोग को यहाँ इंडिया में ट्रेड करना। ये इसकी स्ट्रेंथ है। फोकस ऑन प्राइस, जो टेक्निकल है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे फोकस करता है और कोई चीज पे फोकस करता है, क्योंकि हम यहाँ सारे एनालिसिस जो भी है वो पर्टिकुलर जो भी स्टॉक है या जो भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके प्राइस पे ही फोकस करते हैं। हम कोई उसकी कोई हिस्ट्री पे, मतलब हिस्ट्री का बोलने का मतलब है, मतलब उसके प्रोडक्ट पे या उसकी कंपनी पे हम कोई फोकस नहीं करते। सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे रहता है, यहाँ पे तुम्हें टाइमली दिखता रहता है कि ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। कल देखो मैंने एक बात बताई है तुमको, मार्केट आना चाहिए नीचे, लेकिन आज क्या हुआ, मार्केट वापस 150 पॉइंट ऊपर चला गया। जिसका रीजन क्या है, क्योंकि कल कल नहीं, आज सुबह सुबह चाइना के अंदर में और जापान के अंदर में उनका कुछ तो भी था जिसमें वहां पे रैली हुई थी, जिसका ये असर था कि आज एशियन मार्केट में ऊपर में खुला था और उसके वजह से मार्केट आज ऊपर ले जाना चाहिए था। तो यहाँ एक नया टूल बनाया। देखो अगर मेरी एनालिसिस देखा जाए तो मेरी एनालिसिस कल वाली जो है वो गलत हो गई। चार्ट पहला बता रहा था कि मार्केट नीचे आना चाहिए, लेकिन वापस क्या कहते हैं मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो गया।
तो इस चीज को भी कई बार हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस का मतलब है कि देखो, जब बॉल को तुम कहीं एक ऊंचाई से अगर छोड़ते हो तो बॉल जाके जमीन में चिपक नहीं जाता, बॉल जमीन को टच करता है, सरफेस को टच करता है और थोड़ा सा ऊपर आता है और फिर नीचे जाता है। तो कई बार ऐसा देखोगे ना, जब कोई एक बड़ा फॉल आया हुआ है मार्केट के अंदर में, अचानक मार्केट 200 पॉइंट 300 पॉइंट गिरती है, तो मार्केट वापस क्या कहता है 60%, 70%, 100%, 100 पॉइंट या 150 पॉइंट रिकवर करती है। अल्टीमेट हमको ये देखना चाहिए कि हाँ, लेवल्स के हिसाब से मेरी मार्केट कहाँ पे है। लेवल्स के हिसाब से अगर वापस उसने क्या कहते हैं कोई नया ऊपर का नीचे के रेजिस्टेंस को वो उसने नहीं तोड़ा और उसके बाद वो वापस मूव हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मार्केट सेफ जोन में पड़ा हुआ है। जब तक मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ तब तक क्या कहते हैं, कल वही चीज थी, कल जो मैंने दिखाया था कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वो कैंडल क्लोज नहीं हुई, मार्केट की कैंडल जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुई। तो चांसेस है नीचे आने का अगर कैंडल बनती है उसके नीचे की, लेकिन अगर उसके नीचे की नहीं बनती तो मार्केट वहां से पलट जाता है। तो वही चीज हुआ, जो आज है मार्केट थोड़ा बढ़ के खुला और धीरे 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 मार्केट के अंदर में तेजी आई और मार्केट बढ़ गया वहां पे। पिक्टोरियल प्राइस हिस्ट्री। पिक्टोरियल का मतलब होता है पिक्चर वाइज प्राइस हिस्ट्री। मीन्स पिक्चर वाइज यहाँ क्यों बोला है, क्योंकि चार्ट एक पिक्चर ही है, चार्ट कोई डेटा या क्या कहते हैं कुछ लिखा हुआ नहीं, चार्ट एक डेटा वो है, पिक्चर ही है। तो हमको जो उसकी प्राइस हिस्ट्री है सब कुछ है वो एक पिक्टोरियल के हिसाब से मुझे दिखती रहती है। उसके बाद असिस्ट विद एंट्री पॉइंट, यहाँ मुझे असिस्ट करता है कि मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चलो यहाँ पे एक बार देखो, ये हो गया मेरा एक सपोर्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक सपोर्ट मान लेता हूँ। मार्केट आया यहाँ से नीचे वापस ऊपर वापस टर्न कर दिया, तो यहाँ जिगल जिगल किया बहुत देर तक, 15 मिनट के चार्ट को लगाओ, बहुत देर तक यहाँ पे एक जगह पे जिगल जिगल किया, लेकिन मार्केट यहाँ जैसे ही उठा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ठीक है, चलो ये तो इंडेक्स है, इसमें लिए वॉल्यूम नहीं आएगा, तो मैं एक स्टॉक को लेता हूँ। तो यही चीज यहाँ पे भी है, यही चीज यहाँ पे भी है कि बहुत देर तक जिगल जिगल यहाँ पे किया, मतलब बहुत एक एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल 15 मिनट, मतलब 1 घंटे तक इस प्राइस जोन पे, इस जोन पे क्या कहते हैं मार्केट टिका रहा। तो अगर इस जोन पे टिका है, ये लो इसका ब्रेक नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ सोचने वाली बात है। तो फिर जैसे ही इसका वॉल्यूम अप हुआ तो मेरी एंट्री यहाँ बननी चाहिए। अब मेरी एंट्री बननी चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, इसका लो, इसका जो पॉइंट है इसका लो मेरी यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ एंट्री की है तो धीरे 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 देखा जाए तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है। देखो, स्टॉप लॉस हमको कभी कोई फिक्स नहीं रखना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस अभी जब मैंने एंट्री की तब इधर है, जब ये कैंडल बढ़ा, ये कैंडल बढ़ा, ये थोड़ा सा आया, अगर मैं ऊपर आया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहाँ पे रख दिया कि इनकेस अगर कभी नीचे आया तो एटलीस्ट भले मैं प्रॉफिट में, लेकिन मैं एग्जिट हो जाऊंगा। फिर धीरे 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 यहाँ पे आया तो मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये पॉइंट पे रख दिया। फिर अगर ये बढ़ता ही चला गया तो मैं स्टॉप लॉस को बस ट्रेल कर रहा हूँ। तो वो ट्रेलिंग ही क्या कहते हैं वैसा हुआ। अब ऊपर से जाके क्या कहते हैं वो नीचे आया तब जाके मेरा स्टॉप कटेगा, वरना अगर यहाँ से मान लो मेरा स्टॉप लॉस अभी भी नहीं कटा है, मैंने यहाँ रखा हुआ है स्टॉप लॉस, अभी भी नहीं कटा है और ये इसके ऊपर में चलता जाएगा, तो मेरे को तो मैक्सिमम प्रॉफिट आता जाएगा ना, मेरा स्टॉप लॉस क्यों कटेगा। मैं किसी में तुरंत क्या कहते हैं वो क्यों करूँ, ट्रेल स्टॉप लॉस पक्का है, अगर ऊपर से जाके वापस वो नीचे सरका तो मेरे ट्रेल स्टॉप लॉस में कट जाएगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है ट्रेडिंग करने का कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कराऊं।
देखो कोई स्टॉक है थोड़ा सा बड़ा, तो मैं कभी कभी अपना स्टॉप लॉस अपनी कॉस्टिंग पे ले आया कि इन केस अगर ऊपर से गिरा ना तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, चलो ठीक है, जो एंट्री प्राइस था मेरा वो एंट्री प्राइस पे ही मैंने काट दिया, तो कट गया मेरा, तो वहां पे मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। लेकिन वो थोड़ा 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 करके और बढ़ता ही चला गया। तो वही चीज है कि मैं बस ट्रेल करा रहा हूँ अपने स्टॉप लॉस को। 10 रुपए, 10 रुपए से 20 रुपए हुआ, मैंने 20 रुपए में 15 रुपए भी स्टॉप लॉस कर दिया, और फिर 30 रुपए हुआ, वहां मैंने 20 रुपए का स्टॉप लॉस कर दिया। फिर वो 30 से 40 पहुंचा, मैंने वहां पे स्टॉप लॉस 30 कर दिया, 35 फिर 35 कर दिया। फिर वो 40 पहुंचा तब, सॉरी 50 पहुंचा, मैंने स्टॉप लॉस 40 या 42 के आसपास में रख दिया। 60 पहुंचा तब मैंने और ऊपर खिसका दिया। तो वो अगर वहां से वापस गिरा, 60 से वापस गिरा, क्योंकि पीक पीक पॉइंट को तो कोई नहीं पकड़ सकता ना, पीक पॉइंट को तो कोई नहीं पकड़ सकता कि यही ही इसका आज का हाई होना चाहिए, यही होना चाहिए। जब अनचक्के में कभी पकड़ लिया वो एक अलग बात है, लेकिन पीक प्राइस को हम नहीं पकड़ सकते। तो हम अपने सिस्टम के हिसाब से, चलो मैंने 10 रुपए में लिया है, अभी मेरे वो 50 रुपया हो गया, यानी 5 गुना हो गया। ठीक है, वो 60 रुपया गया हुआ है, मैंने 55 रख दिया अपना स्टॉप लॉस। 60 के बाद वो 61 जाके वापस घूम गया सौदा और 55 पे आ गया, तो 55 में मेरा कट गया। तो मेरा सौदा 10 का जो है वो 55 का हो ही गया, यानी मुझे वहां पे सब कुछ मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो वहां पे सीधा सीधा 10 प्लस जो आगे का पॉइंट है यानी 45, यानी 45 पॉइंट का मुझे वहां पे प्रॉफिट मिला। तो यही चीज होती है तुम्हारा इसके संग में एंट्री पॉइंट जैसे हम करते हैं। टी इज ऑल्सो यूजफुल इन कंट्रोलिंग रिस्क। टेक्निकल जो है बहुत यूजफुल है कि तुम अपने रिस्क को कभी भी कंट्रोल कर सको, क्योंकि टी एक ऐसा टूल है, टेक्निकल एक ऐसा टूल है, चार्टिंग के संग में एक ऐसा टूल है कि तुम अपने रिस्क को कंट्रोल कर सको। जैसा कि मैंने बताया वहां पे एचडीएफसी के ग्राफ में कि मैंने स्टॉप लॉस तो यहाँ ही रखा है, इसके नीचे ही रखा है। अगर मान लो ये कैंडल जाती और ये कैंडल के बाद में वापस नीचे चली जाती, तो मेरा कहते हैं लॉस बस इतने ही कैंडल का था ना, इतने ही पॉइंट का था, वो बड़ा बड़ा लॉस नहीं होता, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस सीधा सीधा इस कैंडल के नीचे रखा है कि भैया नहीं चला तो इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे मैंने 1 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखा है, मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं अपने क्या कहते हैं रिस्क को कंट्रोल कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसका वीकनेस है, एनालिस्ट जो है वो बाइस, मतलब हम कभी इस चीज को देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कल का मैं लेके चल रहा हूँ, कल को लेके चल रहा हूँ। कल मैंने एक चीज बोला था, ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, अगर इसको ब्रेक कर दिया होता तो मार्केट के अंदर में और देखने को मिल जाता है, यहाँ लो आना जाना चाहिए था। बट यहाँ जो कैंडल है वो सिर्फ यहाँ तक आई, कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं की, मतलब इसके नीचे कोई कैंडल बनी नहीं, तो आज चांस था आज वापस ऊपर थोड़ा सा गया मार्केट। तो अब यही हो गया कि ये एक सपोर्ट जोन बन गया मार्केट के अंदर में, 19,314 ये एक सपोर्ट जोन बन गया। अब जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक क्या कहते हैं मार्केट को कोई ऐसा डर नहीं है कि मार्केट वीक हो जाए या मार्केट गिर जाए। मंडे चलो मार्केट अगर डाउन खुलता है और उसने अगर, एक मिनट शायद आया,
अगर यहाँ पे नीचे मंडे मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है या कुछ ऐसी चीज होती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए। मार्केट जब क्या कहते हैं इसके नीचे खुला हुआ ही नहीं, कल ठीक है यहाँ तक ये सपोर्ट जो है उसको टेस्ट किया, लेकिन जो उसकी बॉडी है, जो उस कैंडल की बॉडी है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा था, तो ये जो है इस बॉडी को कहते हैं वो ब्रेक किया ही नहीं। ये जो बॉडी है सिर्फ शैडो नहीं, ये बॉडी है। ये बॉडी अगर इसके नीचे अगर बनती तो फिर जाके सीधा 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 यहाँ पे जाके वो बनता, वो 18,800 के आसपास में आ जाता, लेकिन बॉडी क्लोज हुई नहीं इसके नीचे, मार्केट वापस आज ऊपर चला गया। तो अब हम क्या करते हैं उसके अंदर में ये चीज नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस कैसे रहेंगे? निफ्टी में अगर हम ट्रेड कर भी रहे हैं तो कल दिन जो अब खुलता है तो प्रीवियस डे लो यानी इस कैंडल का जो लो है यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मेरा नहीं रहेगा अगर मैं उसके अंदर में ट्रेडिंग करने जा भी रहा हूँ। और वो फिर 15 मिनट के लिए वो और 15 मिनट की कैंडल बनेगी तो वो 15 मिनट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर एक दिन की कैंडल को अगर हम यूज कर रहे तो फिर वो मेरा स्टॉप लॉस और बड़ा रहेगा, फिर वो पूरे एक दिन का रहेगा। तो ये चीज रहती है। अब दूसरी चीज ये है कि देखो यहाँ पे ना जो वीकनेस जैसे बता रहा था मैं कि एनालिसिस का एक बाइस रहता है कि एनालिसिस में कई बार क्या कहते हैं, कल जैसे मैंने बताया है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरना चाहिए, तो मेरी एनालिसिस क्या कहते हैं वहां पे बाइस्ड हो गई। मतलब मैं वहां पे ये सोच के बैठा कि कई बार मार्केट गिरना चाहिए। तो यही इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है टेक्निकल के संग में कि कई बार हम अपना व्यू बना लेते हैं, अपना दिमाग मन बना लेते हैं कि मार्केट यहाँ से होना ही चाहिए क्योंकि हिस्ट्री में वैसा हुआ है, तो हम उसके हिसाब से अपना व्यू बना लेते हैं। तो ये एक कमी है, इसकी वीकनेस है। ओपन टू इंटरप्रेशन, उसके बाद है टू लेट, उसके बाद है टेंडर रेमोर्स। ओपन टू इंटरप्रेशन अगर मैं इसको बोलूं तो सीधी सीधी बात है, एक सेकंड मैं ना सिर्फ पानी पीता हूँ थोड़ा सा। दो दिन है घंटा नमी जाएगा पूरे कोर्स करा 20 साल अंदर वीडियो में बोल के 100 साल है 2004 है 20 साल है पहले मतलब ब्रोकर ने डिस्काउंट अच्छे वर्ष बस करा हाँ तो हम सब अगर ट्रेड दियो एवढं आता लियो पण पण हेलो, हाँ, ओपन टू इंटरप्रेशन। इंटरप्रेशन का मतलब समस्या, इंटरप्रेशन का मतलब हो गया कि हम किसी भी चीज को लेके, मतलब कोई भी चीज को लेके मतलब हमारी जो समझ है, हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा खुली हुई, ओपन का मतलब है खुला हुआ आना। तो हम अगर कोई चीज को लेके बहुत ज्यादा डिटरमाइन हो जाता है, डिटरमाइन का मतलब है बहुत ज्यादा क्या कहता है तो उस चीज को ये चीज सोच के रखते हैं, तो हम अपने हिसाब से पिक्चर लेके चलते कि नहीं यहाँ से तो बढ़ना चाहिए क्योंकि हिस्ट्री के अंदर में वैसा चीज हुआ है, क्योंकि पिक्टोरियल बना हुआ है, पिक्टोरियल का मतलब है पिक्चर वाइज वैसा बना हुआ है। तो हम इंटरप्रेशन के हिसाब से हम यही सोचते हैं कि यहाँ बढ़ना चाहिए, तो हम अपना एक बाइस बनाते हैं, एक अपना व्यू बना लेते हैं। बात वही हो गया जो लास्ट टाइम बोला कि एक बाइस होता है, हम बना लेते हैं, लेकिन वो कई बार हमारे अगेंस्ट में भी चला जाता है। तो यहाँ पे वीकनेस को ना बहुत ज्यादा वो नहीं है, टू लेट कई बार क्या कहते हैं ऐसा भी होता है कि सिग्नल हमको बहुत लेट से मिलते हैं, मार्केट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका होता है क्योंकि उसके अंदर में इंटरनल न्यूज आ चुकी रहती है। टेंडर रिमोर्स, हाँ, ट्रेडर रिमोर्स, ट्रेडर का ये हो गया
कि अगर वहां पे हाँ, ट्रेडर रिमोट, अगर मैं वहां पे अगर मैं बोलूँ तो कई बार क्या कहते हैं, मेरे को ये भी रहता है कि चलो मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक इंसान ही ना, कि मेरे से भी ऐसा हो सकता है टेक्निकल के अंदर में वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रहेगी ही रहेगी। तो उस गलती को क्या है, वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, वो उस सौदे को मुझे नुकसान में देखना ही पड़ेगा, चलो मैं कितना भी अच्छा ट्रेडर हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि मार्केट के अंदर मैंने सब कुछ बनाया, सब कुछ करने के बाद में भी अगर मैं वहां पे क्या कहते हैं वीकनेस, मार्केट के वीकनेस पे जा रहा हूँ, और मैंने क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर बेचने का सौदा या मैंने बियर का सौदा लिया हुआ है और पता चला वो बियर के सौदा की समय ही मार्केट बुल रन में चला गया, और वहां क्या हुआ, वो मेरा स्टॉप लॉस खा गया। और फिर जब मैंने ये सोचा कि नहीं, मार्केट तो ऊपर जा रहा है, और जब मैं वहां बाइंग के लिए गया, पता चला तब वहां पे क्या कहते हैं मार्केट गिर गया, और मेरा वो बाइंग का भी वो सौदा लॉस में ही चला गया। तो ऐसा कई बार होता है, तो इसी को हो गया एक ट्रेडर रिमोर्स बोलते हैं, कि गलती करने की गुंजाइश थोड़ी सी बढ़ जाती है टेक्निकल के अंदर। लेकिन फिर भी मैं एक देखो ना, एक जाइंट के बीच में एक छोटी सी चीज, एक जाइंट के बीच में छोटी सी चीज, ऐसा नहीं है ह्यूमन गलती नहीं होती, या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसा नहीं खोल सकते, या एक एक्सपर्ट पैसा नहीं खोल सकते, हो सकता है, हो सकता है। हमारी कोशिश, हमारा इंटेंट तो यही है कि यहाँ यहाँ पे हम पैसा बनाए। ठीक है, एक 10 दिन 15 दिन 1 महीना आपके फेवर में नहीं गया मार्केट, लेकिन आप एज अ ट्रेडर हो तो आपको उम्मीद नहीं छोड़ सकते ना। आप तो वहां पे वापस वो चीज को कर सकते हो जिसके अंदर में आप वापस से कहते हैं बढ़ा सकते हो, वापस से वो चीज बढ़ा सकते हो। तो ऐसा कई बार रहता है कि साइकिल आता है, जिस साइकिल के अंदर में ऐसा होता है कि शायद हम वहां पे पैसा ना बनाए हो, और फिर कुछ साइकिल ऐसा आता है जहां पे हमने पैसा ही पैसा बनाया हुआ। कंक्लूजन, टेक्निकल एनालिसिस वर्क फॉर पेट्रो प्रिंसिपल, इट कंसीडर द मार्केट 80% साइकोलॉजिकल। टेक्निकल जो है हमेशा वो पिक्चर उस पे चलता है, आपका पिक्चर बेस पे रहता है। ज्यादातर कहते हैं हम यहाँ पे ग्राफ को एक पिक्चर के इमेज में देख रहे हैं, और 80% साइकोलॉजिकल रहता है, 20% लॉजिकल रहता है। तो 80% साइकोलॉजिकल क्यों हो गया, मार्केट इट्स टू बी 80% साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब ही हम पुरानी कोई चीज देख रहे हैं, फिजिकली देख रहे हैं, हम उसके ऊपर में ही मेरा मार्केट परफॉर्म कर रहा है, और उस वहीं पे ही हम प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और 20% लॉजिकल कैसा हो गया, लॉजिकल का मतलब है कि अगर उसमें कोई लॉजिक लगा, कोई लॉजिक लगा, अगर वहां पे कोई ऐसी चीज आ गई जो मेरे अगेंस्ट में गई, वो होता है। तो यहाँ पे मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 80% क्या कहते हैं, हमेशा मार्केट जो है, जो उसकी हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री के हिसाब से ही वर्क करता है। 20% के अंदर में शायद वो अपनी हिस्ट्री के हिसाब से काम ना करे। एक सेकंड रुकना। हाँ मोल भाई बोलिए, हाँ बोलिए ना। हाँ लिया था ना। Market reflects the some knowledge of the all participants. We are not dealing with the lightweights here. The price set by the market reflects the some knowledge of all participants. देखो, मार्केट के अंदर में सिर्फ आप या मैं पार्टिसिपेंट नहीं है। मार्केट के अंदर में मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर में 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। कौन कौन से? FIs, BIs, म्यूचुअल फंड और ग्रुप्स। मार्केट के अंदर में 4 पार्टिसिपेंट होते हैं। पहला, क्लाइंट, आम बोलचाल की भाषा में जैसे एक नॉर्मल रिटेल क्लाइंट होता है, यानी मैं, आप, कोई भी जो ब्रोकर, वहां पे ब्रोकर के अंडर में एक अकाउंट खुलवा के नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं। हमारी क्या कहते हैं, वहां पे जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है वो बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ी नहीं होती। तो
इसको ही हम बोलते हैं क्लाइंट। दूसरे कौन होते हैं? FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII का मतलब यही होता है जो बाहर के जो क्लाइंट हैं, जो अपने इंडिया में अपना पैसा लगाते हैं एक स्टॉक के अंदर में, किसी भी स्टॉक के अंदर में या निफ्टी के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में, कोई भी चीज ट्रेडिंग के अंदर में अपना पैसा लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तीसरे होते हैं कौन? प्रो। तो प्रो का मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रो है। प्रो का मतलब होता है प्रोपाइटरी। प्रोपाइटरी का मतलब होता है, आपने जैसे इनको आप शायद नाम जानते हो, इनको सुने हुए होंगे, जैसे राकेश झुनझुनवाला थे, राधा कृष्ण दमानी है। तो ये जो बड़े बड़े मार्केट के प्लेयर हैं, जो जिनकी डायरेक्ट मेंबरशिप NSE और BSE में है, वो किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करते। वो जो काम करते हैं वो अपना खुद के लिए काम करते हैं। हजारों करोड़ का काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए काम करेंगे। मीन्स मेरी NSE से डायरेक्ट मेंबरशिप है, लेकिन ट्रेडिंग मैं अब सिर्फ अपने लिए करूंगा, मुझे कोई क्लाइंट की ट्रेडिंग नहीं करना है। यानी जो मेरी कंपनी है वो मेरे लिए है, मेरे ट्रेड के लिए, जिसमें हम प्रोपाइटरशिप ट्रेडिंग बोलते हैं। तो वो थर्ड पर्सन हो जाते हैं प्रोपाइटरी। और चौथे होते हैं DII, जिसको बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड, LIC, GIC, इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो अपने डोमेस्टिक यानी इंडिया के ही हैं, लेकिन ये भी एक बड़े प्लेयर हैं। ये लोग जो आते हैं, इनको हम DI। तो ये चार लोगों से मिलके मार्केट रहता है। ये चार पार्टिसिपेंट ही सिर्फ मार्केट में रहते हैं, जिसके अंदर में मेनली जो लूजर रहता है वो क्लाइंट रहता है। मैं आपको बोल रहा हूँ क्लियरली, मेनली जो लूजर रहता है वो क्लाइंट रहता है। तो मार्केट सेट बाय द मार्केट रिफ्लेक्ट्स। जो देखो, जैसे आप हो या FIs है या DI है या प्रो है, सभी लोग एक टेक्निकल पे ही काम करते हैं। अगर लेवल आया हुआ है, क्यों लेवल वर्क करता है? क्योंकि सब लोग अगर उस लेवल पे जाके बाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ना कि वहां से ही मार्केट होगा, वो ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर में ऐसा मूवमेंट बन चुका है। तो ये चीज सभी लोग करते हैं, चाहे एक क्लाइंट हो, चाहे क्लाइंट में ज्यादा नुकसान होने की रीजन क्या है, कल मैंने समझाया था कि क्यों मार्केट के अंदर में पैसा लूज करता है। देखो, कई बार मार्केट नीचे जाता है, लेकिन जो जाइंट लोग होते हैं, जैसे FIs है, DIs है, इनके पास में पैसा बहुत है, नुकसान हो भी रहा है, प्राइस नीचे भी जा रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो और अपनी बाइंग कर रहे हैं नीचे की तरफ, वो अपनी और ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। वो सेल नहीं कर रहे, वो सिर्फ बाइंग किए जा रहे हैं। प्राइस जितना भी नीचे जाया जा रहा है, वो सिर्फ बाइंग करते जा रहे हैं, वो वहां पे सेलिंग नहीं कर रहे। तो आज उनके पास में पैसा है तो वो टिके हुए हैं, लेकिन एक रिटेल ट्रेडर के पास में उतना पैसा नहीं होगा ना। एक रिटेल ट्रेडर तो एक अपना स्टॉप लॉस रखेगा और वो स्टॉप लॉस के आने तक रुकेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे इस बात में यही समझाया हुआ है। By examining price action to determine which course of prevailing technical analysis focus directly bottom line. What is the price? Where has it been and where it is going? तो यहाँ पे सीधा वही चीज वाला पंडा आ जाता है कि जैसे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो वहां से हम अपनी एक एनालिसिस करते हैं ना कि प्राइस कहाँ है, कितना यहाँ जाना चाहिए ऊपर, अगर नहीं गया तो फिर क्या है, और अगर इनकेस ऊपर गया तो कितना जाना चाहिए, वहां मेरा एक टारगेट भी सेट होना चाहिए ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस के लिए चीज हो ही जाती। इवन थ्रू द सम प्रिंसिपल एंड रूल्स, टेक्निकल एनालिसिस आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सभी जगह पे एप्लीकेबल होता है। मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, चाहे वो कमोडिटी हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, कोई भी टाइप का ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट मार्केट है, तो उसमें टेक्निकल क्या कहते हैं, आपका यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। इट मस्ट टू बी रिमेम्बर्ड द टेक्निकल एनालिसिस इज मोर एन आर्ट फॉर्म देन साइंस।
मतलब यहाँ साइंस से ज्यादा एक कला है। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपको कल समझाया था कि यहाँ टेक्निकल जो है धीरे धीरे एक आर्ट के जैसा है, क्योंकि म्यूजिक भी एक आर्ट है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज गया और आज का ही आज म्यूजिक सीख लिया। मुझे क्लासेस लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके मैं म्यूजिक के अंदर में थोड़ा परफॉर्म कर पाऊंगा। और वही चीज है, यहाँ कोई कोई साइंस नहीं छुपा हुआ है कि इसके पीछे में कोई साइंस है, ऐसा होगा वैसा होगा। मैं कल भी यही फोकस कर रहा था। कोई भी चीज है, स्विमिंग भी है तो स्विमिंग कोई साइंस नहीं है, वो भी एक तरह का आर्ट ही है। तो उसी तरीके से यहाँ टेक्निकल भी जो है वो एक आर्ट है, इसमें कोई साइंस नहीं छुपा हुआ है। जस्ट सिंपल सी चीज क्या है कि भैया ये हमेशा हुआ है, प्राइस हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री में प्राइस ऐसा ऐसा हुआ है, हम एनालिसिस करते हैं, सब कुछ प्रिडिक्ट करते हैं और हम उसके हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं और वहां पे हम पैसा कमाते हैं। तो जिसके अंदर में प्रोबेबिलिटी हाई होने से हम ज्यादा पैसा कमाते हैं और कम नुकसान करते हैं, अगर हम इसके अंदर में राइट पढ़ते हैं तो टेक्निकल की हेल्प से हम राइट थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन वही हमको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है तो फिर हम गलत जो है वो ज्यादा पढ़ेंगे और राइट कम पढ़ेंगे। तो ये चीज रहती है इसके अंदर में। इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल इन अप्रोच, ईच इन्वेस्टर शुड ओनली दैट विच सूट हिज स्टाइल। देखो, कोई ऑफिस जाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पूरा दिन फ्री रहता है, उसके बाद में टाइम ही टाइम है। तो हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान अलग अलग है, सबका अपना अपना स्टाइल है। कोई बहुत ज्यादा बिजी रहता है, कोई कम बिजी रहता है, कोई वर्क फ्रॉम होम है, कोई घर में बैठ के काम करता रहता है। तो सबका अपना अपना क्या कहते हैं, सब अपनी अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल होते हैं। तो टेक्निकल के भी अंदर ना ऐसा एक चीज नहीं होता कि जहां से क्या कहते हैं ये भी फ्लेक्सिबल है, ऐसा भी है। देखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी होती है जिसके पास टाइम ही टाइम है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी होती है, उसके बाद आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, उसके बाद ऑप्शन हेजिंग ट्रेडिंग भी होती है जिसके अंदर में हम सेल करके बैठते हैं। हम इक्विटी में गए तो वहां पे आपका स्विंग ट्रेड भी होता है जिसके अंदर में कुछ दिन के अंदर मेरा टारगेट आता है, तब मैं उसको वहां पे वो प्राइस को के ऊपर में बेचता हूँ। तो यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है, जिसका जैसा स्टाइल उसके हिसाब से वो ट्रेड कर सकता है। डेवलपिंग अ स्टाइल टेक टाइम, एफर्ट एंड डेडिकेशन, बट रिवॉर्ड कैन बी सिग्निफिकेंट। देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज है। देखो, एक स्टाइल को डेवलप करने में ना थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार वो चीज डेवलप हो गई ना, सिंपल सा इनका कहना यही है कि हम टेक्निकल यूज करें, एज अ प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते करते टाइम ऐसा आएगा ना जब हम इसके अंदर में थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएंगे। हम गलती जितना कम करते जाएंगे, हमारी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की उतनी बढ़ती जाएगी। कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नुकसान नहीं होता, देखो नुकसान सबको होता है और कोई अछूता नहीं इससे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, नुकसान तो होगा ही होगा। स्टॉक मार्केट वो बना ही ऐसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ बस दो चीज से चलता है, डिमांड और सप्लाई से। लेकिन पढ़ लेने के बाद में वो रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम तक आपको नुकसान लग रहा है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद में ऐसा भी आएगा, शायद नुकसान लगना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे क्या कहते हैं आप वापस ऊपर चले जाते हो। तो पूरे मन के हिसाब से क्या कहते हैं, अगर आप काउंट करते हो तो नंबर्स ऑफ ट्रेड जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, जहाँ रिस्क रिवॉर्ड है, नंबर ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके ज्यादा हो गए और नंबर ऑफ लॉसेस ट्रेड आपके कम हो गए। तो अंत में क्या कहते हैं रिजल्ट यही आया कि वहां कहीं ना कहीं आप क्या कहते हैं एज ए विनर हो, पूरे मंथ में आपने कमाए। क्योंकि देखो, लॉस को कोई नहीं रोक सकता, लॉस तो होगा ही मार्केट में, लेकिन अगर हम एक रूल बना के चले, अगर सब कुछ करें, तो पूरे मंथ होने के बाद में मैं देखता हूँ कि ठीक है जो भी मैंने कमाया। क्योंकि देखो, एक सिंपल सी चीज है, एक नॉर्मल एक शॉप हम ओपन करते हैं तो शॉप के अंदर में ऐसा नहीं होता कि डे वन के अंदर में ही मेरी शॉप वो स्टार्ट हो जाएगी और मुझे प्रॉफिट देने लगेगी। क्योंकि मेरी एक कॉस्टिंग है, वो शॉप को बनाने के लिए, वहाँ माल भरने के लिए, सब कुछ करने के लिए मेरी कॉस्टिंग लगी है। तो शॉप कुछ दिन चलेगी, 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 6 महीना, वो
चलने लगी प्रॉपर सब कुछ, उसके अंदर में कस्टमर आने लगे, तब जाके आप सोच सकते हो कि हाँ मैंने जो लगाया था वो मुझे रिटर्न हो गया, मुझे वापस मिल गया, अब मेरी शॉप प्रॉफिटेबल है। तो वही चीज यहाँ पे भी है स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर में कोई ये सोच के आ रहा है पहले दिन कि बस मैं गया और धूम धड़ाक करके तुरंत प्रॉफिट हो गया, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम भले जरूर लगेगा, लेकिन अल्टीमेट अगर मैं वो सारी चीज जान गया और मैं प्रैक्टिस करता चला गया, तो मेरा ऐसा है कि हाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन मुझे इतना ज्यादा क्या कहते हैं वो मिलेगा रिटर्न, कि वो मेरा 1 साल का जो बैंक एफडी है उससे ज्यादा ही रहेगा। एक हैंडसम रिटर्न स्टॉक मार्केट के अंदर में जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हेज फंड है, वो भी आपको 44% आपको देता है। देखो शॉर्ट टर्म के लिए कहीं से ठीक है, इधर उधर से सब कुछ करके आपने पैसा बना लिया, वो एक अलग चीज, लेकिन बेस्ट जो है ना 1 साल के अंदर में 35% के आसपास में अगर मैं सब कुछ करने के बाद में अगर मैंने 35% रिटर्न निकाला है मार्केट से, तो भगवान कसम ये बहुत अच्छा रिटर्न है मार्केट से। ऐसा रिटर्न कहीं नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो इतना बड़ा, लेकिन हाँ मार्केट में अगर आपने पैसा लगाया वो 30% निकला, तो वहां एक और भी चीज है जो कि अप्लीकेबल है, मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क। तो यहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, तभी आपको जाके रिवॉर्ड मिल रहे हैं ज्यादा। जहां पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं रहेगा वहां रिवॉर्ड भी उतना बड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीज है। तो इसमें कोई क्वेश्चन किशन जी? हाँ नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं इसमें। क्या क्लियर हुआ आपको ये? हाँ हो गया। ठीक है। इसमें कुछ टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम आपको थोड़ा सा पता होगा कि इंट्राडे के लिए क्या टाइम फ्रेम है, शॉर्ट टर्म के लिए क्या टाइम फ्रेम है, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या टाइम फ्रेम होता है। देखो होल्डिंग टाइम है, ट्रेंड एनालिसिस है जो हम एनालिसिस करते हैं, और एंट्री एग्जिट को कितने मिनट के हिसाब से हमको करना चाहिए। देखो अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं 1 घंटे या 1 दिन का चार्ट देखूंगा, और उसको जनरली देखता रहता हूँ। 1 घंटे का या 1 दिन का नॉर्मल चार्ट देख रहा हूँ जो कि मेरी इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग है, लेकिन मेरी एंट्री और एग्जिट जो है वो 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बनेगी, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर मुझे नहीं समझ आया कहाँ पे मुझे एंट्री करनी चाहिए। तो इसीलिए कई बार आप देखते हो भी कि मैंने 1 मिनट का चार्ट खोला, 2 मिनट का, तो मुझे टिक बाई टिक कैसे प्राइस बढ़ रहा है कैसे गिर रहा है वो देखने के लिए, एंट्री एग्जिट के लिए ठीक है मैंने क्या कहते हैं लिया हुआ है सब कुछ, लेकिन टिक बाई टिक या 5 मिनट 15 मिनट में मुझे दिखता रहेगा कि ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेड जो कि एक हफ्ते एक मंथ या 1 साल तक के अंदर के जितने भी ट्रेड आते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेड होंगे। तो जिसके अंदर में हम एनालिसिस करते हैं डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे, मतलब जैसा मैं जितना मेरा होल्डिंग है। तो इनकी जो एंट्री एग्जिट होगी वो आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक, या तो डेली पे या तो वीकली पे, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। और लॉन्ग टर्म ट्रेडर वो तो खैर टेक्निकल को सिर्फ एंट्री और एग्जिट के लिए ही यूज करते हैं, ज्यादातर वो फोकस करता है उनका फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो उनकी जो होल्डिंग रहती है वो 1 साल से ज्यादा रहती है। मैं पहले भी आपको कल बताया था कि क्यों लॉन्ग टर्म उसको बोला है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उनको टैक्स उसके लिए लगता है, और वो 1 साल के पहले अपनी होल्डिंग को सेल भी नहीं कर सकते अगर उनको टैक्स बचाना है। तो 1 साल के ऊपर की अगर कोई भी होल्डिंग है तो उसको ही हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे। और जो वो एनालिसिस करते हैं, जो वो एंट्री एग्जिट लेते हैं, वो 1 वीक या 1 मंथ के चार्ट में लेते हैं। और जो एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड के एनालिसिस करते हैं, उनके लिए जो ट्रेंड चेंज हुआ ना वो पूरे क्या कहते हैं 1 क्वार्टर का रहेगा। जो इंट्राडे प्लेयर है उनके लिए जो ट्रेंड होगा वो 1 घंटे या 1 दिन का होगा। और जो शॉर्ट टर्म है उनके लिए डेली वीकली या मंथली जो है उसके हिसाब से क्या कहते हैं उनका वो ट्रेंड रहेगा। तो ट्रेंड क्या हुआ, मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से चलो, मैंने जैसे मैंने यहाँ पे
निफ्टी का चार्ट खोला तो ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट के हिसाब से अभी भी देखा जाए तो क्या कहते हैं ये आपका, यहाँ पे मैं एक एनडे लिखकर लगाता हूँ, EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और इसको मैं 50 डेज का कर लेता हूँ। तो ये है क्या, एक लाइन क्या है, ये जस्ट क्या है कि ये प्राइस प्रिडिक्ट करती जाती है, मतलब पिछले 50 दिन का जो एवरेज है, जिस हिसाब से बाजार की मूवमेंट है, वो उसको ही मार्केट के अंदर में मेंटेन करती है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं देखूँ तो एक पिक्चर को देख के दिमाग में यही आएगा कि नहीं, मार्केट अभी ऊपर में ही है, ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं हुआ। देखो जब यहाँ से और ये इस तरीके से ऐसे बाजार घूम रहे हैं ना, तब क्या कहते हैं, हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे EMA जो है मूविंग एवरेज हम इसलिए लगाते हैं कि जब इनको ब्रेक करता है, यानी 50 दिन का भी जो मूविंग एवरेज है मेरा, इसको ब्रेक कर रहा है, तो सच में मार्केट के अंदर में मंदी आई हुई है। इसको ब्रेक कर देगा तो मेरा ट्रेंड वहाँ पे चेंज हो जाएगा, फिर मेरा दिमाग ये नहीं सोचेगा कि मार्केट के अंदर में तेजी का भी कोई मौसम है। मैं सीधा सीधा ये सोचूंगा कि बस अब मंदी करना है चुपचाप, क्योंकि इसने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया है, जो कि हम लोग नॉर्मल अपने मार्केट के लैंग्वेज में बोलते हैं कि मूविंग एवरेज कैसा होता है कि ये एक एवरेज होता है, जो मार्केट का बिहेवियर होता है उसके हिसाब से इनका एक एवरेज होता है। तो वही चीज हो गई कि अभी भी देखा जाए तो दो मूविंग एवरेज हम जनरली लगाते हैं डेली चार्ट के ऊपर में, एक 50 दिन का रहता है और एक 200 दिन का रहता है। तो वो दोनों संग में चलता है, दोनों का लाइन कलर अलग रहता है, ताकि हमको समझ में आए कि ब्लू लाइन कौन सी है और रेड लाइन कौन सी है। तो मूविंग एवरेज वहां पे हमारे लिए सेम रहता है। तो इसको ही देख के अगर मैं एज ए इंट्राडे प्लेयर हूँ, अभी भी देखा जाए तो इसने अभी मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ा है, 19,168। कल ये थोड़ा सा चेंज होगा भी, क्योंकि मार्केट का नीचे गिरा, आज थोड़ा सा ऊपर आया, तो उसके हिसाब से ये मूविंग एवरेज भी कल थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन अभी तक इसने ऐसा मूविंग एवरेज को उसने ब्रेक नहीं किया। देखो ये यहाँ पे कैसा था, जब इसको तोड़ के इसके नीचे ही रहा, ठीक है, क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन इसके नीचे रहा। तो ये जो ट्रेंड इतना आया हुआ है, ये जो इतना पर्टिकुलर टाइम है, तो ये मंदी का ही टाइम हो गया। ये देखा जाए तो अप्रैल तक ये तो टोटल ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, लेकिन अप्रैल के बाद में जब इसने अपने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, और मूविंग एवरेज को ब्रेक, जो सपोर्ट है उसको वहां पे नीचे ब्रेक नहीं करने दिया, मतलब अपर में जाके ब्रेक किया, नीचे में आपको ब्रेक नहीं करने दिया, और मूविंग एवरेज के ऊपर में ही रहा, तो ये मेरा ट्रेंड क्या कहते हैं, पॉजिटिव ट्रेंड ही रह गया वहां पे। वो मेरा ट्रेंड वहां पे नहीं हुआ। तो मेन क्या था, ये इसके अंदर में सिर्फ टीए का इंट्रोडक्शन था। अभी अब नॉर्मल क्या है, टेक्निकल के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है बताइए, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप, टेक्निकल के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है जिससे हम टेक्निकल मतलब टेक्निकल जिससे हम यूज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? कहीं हो सके। हेलो, हाँ सर, मैं तो ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन वो सपोर्ट और रजिस्टेंस वही मेरे को नहीं ज़्यादा फिर, पता रहता है। हाँ तो किसमें देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हो? मैं चार्ट पे ना। वनडे फ्रेम में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, 15 मिनट में। वनडे फ्रेम है, सब कुछ है, मतलब आप अपनी सारी एनालिसिस किस चीज पे करते हो? चार्ट पे ही करते हो। हाँ, 60 पे ही तो करता टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है चार्ट। चार्ट से बढ़ के कुछ नहीं, चार्ट में ही सब कुछ होता है, चार्ट के ऊपर ही हम सारी एनालिसिस करते हैं, सारे टूल्स लगाते हैं, सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी सब कुछ हम चार्ट के ऊपर में ही देखते हैं। तो मेनली क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का मेन जो है वो है चार्ट। तो चार्ट कितने तरीके के होते हैं वो अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट उसमें आ जाता है। तो मैं वो चीज ओपन करता हूँ यहाँ पे। 60 घने प्रकार हुए।
types of chart, candlestick pattern, support resistance, types of chart. Yeah. चार्ट को अगर हम नॉर्मल उसमें टेक्नोमेट्री में देखें तो एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। ये थोड़ा सा मैथ का फॉर्मूला हो गया कि नॉर्मल हम जब स्कूल में थे तब भी हम चार्ट ड्रॉ करते थे, तो वहां पे एक नॉर्मल वाई एक्सिस होता था, एक एक्स एक्सिस होता था। एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, वाई एक्सिस आपका वर्टिकल हो गया। तो अभी चार्ट के अंदर में कितने टाइप के चार्ट होते हैं? चार्ट गिव अस कंप्लीट पिक्चर ऑफ स्टॉक प्राइस हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑन आवर, डे, मंथ और मेनी ईयर। ये बहुत सिंपल सा चीज है। ये चार्ट हमको जो भी हिस्ट्री के अंदर में हुआ है वो हमको एक कंप्लीट पिक्चर देता है। इट इज अ ग्राफिकल मेथड ऑफ शोइंग वेयर स्टॉक प्राइस हैज बीन पास्ड। यहाँ पे सिंपल यही चीज है कि ये ग्राफिकल वे है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अपना जो दिमाग है वो पिक्चर को जल्दी समझता है कंपेयर देन कुछ लिखा हुआ है। कुछ लिखा हुआ है तो पहले हमको उसको पढ़ना होगा, तब जाके हम समझेंगे। लेकिन एक पिक्चर को हम देखते वहां समझ जाएंगे कि ये पिक्चर क्या है। तो मैंने वो वैसे ही बताया था कि एक फोटो को भी हम देखते हैं तो फोटो में सबसे पहले क्या करते हैं, फोटो देखेंगे तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन फोटो का बाइनरी कोड मैं लाके दे दूंगा तो घंटा समझ में आएगा नहीं। उसको हमको कंप्यूटर प्रोग्राम के लैंग्वेज में डालना पड़ेगा और तब जाके वो एक इमेज क्रिएट करेगा, तब जाके मेरे को समझ में आएगी, क्योंकि जब वो ग्राफिकल आएगा तब। तो इसी तरीके से हम लोग का दिमाग डिजाइन किया हुआ है कि हमको फोटो वाली चीज ज्यादा समझ में आ जाती है, पिक्चर वाली चीज हमको ज्यादा समझ में आ जाती है। चार्ट आर वर्किंग टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। They use the chart to plot the price movement stock over a specific time frame. तो मेनली यही बात मैंने आपका भी पूछा था कि जो मेन टेक्निकल के अंदर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अपना चार्ट ही है। चार्ट के ऊपर ही हम सब टूल्स करते अप्लाई करते हैं और वहां पे हम प्रिडिक्ट करते हैं जिससे हमको समझ में आता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप के चार्ट होते हैं। तो कितने टाइप के चार्ट होते हैं? लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है, हिकिनाशी चार्ट होता है और रेनको चार्ट होता है। लेकिन इसमें हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं अपने टेक्निकल के लिए वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज करते हैं। लेकिन दूसरे भी चार्ट का थोड़ी इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है वो अभी पर चार्ट वाइज उनका चैप्टर आएगा तो उसमें हमको समझ में वहां पे आएगा। तो यही चीज है कि लाइन चार्ट कैसा हो गया, लाइन चार्ट सिंपल ऐसा हो गया, कुछ होगा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट ना किसी दो इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करने के लिए, इसमें देखो आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, इसमें कोई एनालिसिस नहीं कर सकते। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, आप किसी दूसरे चार्ट के साथ में कंपेयर कर सकते हो और कुछ भी इसमें नहीं आता। लेकिन हाँ, ये चार्ट देख के क्या कहते हैं, आप यहाँ पे इसका सपोर्ट है, यहाँ इसका रेजिस्टेंस है, ये सब भी मैं देख के निकाल सकता हूँ, लेकिन प्रॉपर नहीं निकाल सकता। ये चार्ट क्या हो गया, लाइन चार्ट हुआ, यहाँ पे ना कोई बॉडी है, ना कोई शैडो है, ना कुछ है। सिंपल ये चार्ट ऐसा है, बस मुझे क्या कहते हैं मार्केट में दिख रहा है कि मेरा रेट कल यहाँ था, आज रेट अभी यहाँ पे ही है। मुझे इसमें कोई एनालिसिस नहीं करते। हाँ, इसको किसी दूसरे चार्ट के संग में मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो ये सबसे पहला चार्ट हो गया लाइन चार्ट। उसके बाद आता है OHLC चार्ट। OHLC का मतलब ही क्या हुआ बताओ? OHLC का मतलब हुआ O से ओपन, H से हाई, L से लो, C से क्लोज, means open, high, low, close chart. OHLC chart is the most popular method traders use to see price action stock over the given the period of time. जनरली इस चार्ट को यूज करते हैं जब हम प्राइस एक्शन के ऊपर में काम करते रहते हैं। तो इसकी बॉडी कुछ नहीं रहती। जनरली ये किस तरीके से बनता है, कैसे फॉर्म होता है, यहाँ ये दो पिक्चर बनाया है, मींस बताया बुलिश चार्ट कैसा होता है और बेरिश चार्ट कैसा। बुलिश है तो ग्रीन है, बेरिश है तो रेड है। तो बुलिश क्या रहेगा,
बुलिश हमेशा नीचे खुलेगा और ऊपर में बंद हुआ तो ये हमेशा बुलिश ही रहेगा। और बेरिश क्या रहेगा, जहां भी खुला है वहां से वो अगर वो नीचे में जाके क्लोज हो रहा है तो वो आपका बेरिश चार्ट ही बनेगा। तो स्मॉल लाइंस आइदर साइड और वर्टिकल बार्स आर टू मार्क द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, वही चीज में इसके अंदर में। तो ये चार्ट के अंदर में मेरे प्राइस एक्शन को समझ में आ रहा है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कुछ खास यूज होता नहीं है। फिर भी हम इसको देखते हैं इस चार्ट को, ताकि हमको कुछ ना कुछ वहां पे समझ में आए। लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर 100 जन एज अ ट्रेडर बैठे हैं तो 100 में से शायद आप 100 भी ना दिखे ये चार्ट को ओपन करके बैठे हुए हैं, दिखेगा ही नहीं। 100 में मैं बोलता हूँ कि 95 से लेके 98 लोग आपको कैंडल स्टिक पे ही दिखेंगे जिन्होंने कैंडल स्टिक चार्ट खोला हुआ है। तो आज हम इतना करते हैं, कल से हम कैंडल स्टिक है और अलग अलग चार्ट है, और थोड़ा सा कल हम कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और फिर उसके बाद कैंडल स्टिक के अंदर में एक एक स्टिक को हम क्या बोलते हैं, वो स्टिक का भी नाम हम जानेंगे वहां पे। तो आज मैं थोड़ा सा विदा लेता हूँ, फिर कल फिर मिलते हैं ठीक 6:30 बजे।